बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 24 फरवरी है, पीर का दिन है और अभी फलस्तीन का मुहाज क्लोज नहीं हुआ बल्कि दोबारा से ऐलान जंग कर दिया गया है। जंगबंदी मुआहिदा खत्म कर दिया गया है और गजा के ऊपर दोबारा से हमलों का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि पहला फेज जो मुकम्मल होने जा रहा था, यहां पर इजरायली वजीर आजम की जानिब से डॉच करवाया गया और बाकायदा तौर पर जो 600 फलस्तीनी थे उनको रिहा करने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि 6 जो इजरायली कैदी थे उनकी रिहाई के बदले में हफ्ते के रोज 600 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना था, जिनको गाड़ियों के अंदर लाया गया, लेकिन वहां से अचानक उनको वापस सेल्स के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन अभी यह मुहाज क्लोज नहीं हुआ है कि दूसरी जानिब जो शामी बॉर्डर के ऊपर गोलान हाइट्स हैं, वहां पर एक नया मुहाज जो है वो खुल गया और इसराइल की जानिब से जहां पर गोलान हाइट्स के ऊपर अपना तसल्लुत जमाया गया था, उसकी वापसी को लेकर शामी बॉर्डर के ऊपर एक नया मुहाज, एक नई लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। जबकि इस वक्त देखें, शाम के अंदर बेशक रजीम चेंज हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो रेजिस्टेंस है वो खड़ी है और बाकायदा तौर पर जो अवाम है वही रेजिस्टेंस के साथ उनको पुश करती हुई दिखाई दे रही है और वो अपने इलाके वापस लेने को लेकर एक दबाव बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि इस वक्त इजराइल की जानिब से शाम के अंदर जो वहां पर एक बफर जोन्स कायम किए जा रहे थे, वहां पर हमले शुरू हो चुके हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि कल जिस तरह से हसन नसरुल्लाह की जो नमाज जनाजा अदा की गई और वहां पर लाखों की तादाद में, तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे, 17,000 के करीब जो स्टेडियम के अंदर मौजूद थे लोग, और बाकी जितने भी लोग थे, एक बड़ी तादाद में लोगों की जानिब से वहां पर पार्टिसिपेट किया गया। तकरीबन 150 मुल्कों से लोग वहां पर पहुंचे और एक जबरदस्त किस्म का वहां पर ताकत का मुजाहरा किया गया, पावर शो की गई। और ये सबसे बड़ा जो एक चैलेंज था इजराइल के लिए, क्योंकि वो तो उसकी बाकियात को भी खत्म करना चाह रहे थे और उन्होंने जिस तरह से हमला किया, उसकी एक वीडियो भी जारी कर दी गई है कि कैसे उन्होंने हसन नसरुल्लाह को मारा था और किस जगह पर किस तरह से बमबारी की गई, उसकी वीडियो जारी की गई कि ताकि इसकी किसी किस्म की कोई बाकियात ही नजर ना रहे आए। अब वो जब नमाज जनाजा अदा की गई है, उस वक्त भी जो इजरायली जहाज हैं वो F-35 और ये जो F-16 तैयारे जो थे वो फिजा के अंदर तैयार थे, जिसके बाद जो हिजबुल्लाह है उसकी जानिब से 500 ड्रोन्स मारने का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि अगर किसी किस्म का कोई एक भी हमला होता है तो 500 के 500 ड्रोन जो हैं वो डायरेक्टली तल अवीव को निशाना बनाएंगे। कैसे, ये क्या स्टोरी है, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर अभी जो ईरान की जानिब से एक तगड़ा सरप्राइज दिया गया है और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का ऐलान कर दिया गया और इजराइल जो इस वक्त बाकायदा तौर पर ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हमले की बात कर रहा था और इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो ये कह रहे थे कि ईरान का प्रोग्राम उससे छीना जाए, लेकिन अब जो एक जबरदस्त किस्म का जवाब आया, उसने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया। कैसे, ये आपके सामने रखना। और रूस की यहां पर तारीखी जीत हुई है, जिसमें जो यूक्रेनी सदर है उसने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। मतलब जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है उसकी जानिब से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन यहां पर 2 डिमांड्स रखी गई हैं। वो डिमांड्स कौन सी हैं? ये जो उसके इस्तीफे के बाद ये जंग जो है वो रूस जो है वो जीत चुका और यहां पर हार किसकी हुई है? यूरोप और अमेरिका की, जो कि इस वक्त बदतरीन शिकस्त के अंदर कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है। कैसे, ये तमाम तो डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहिए चाहता हूं कि देखें, जो हसन नसरुल्लाह है उन्होंने मरने से पहले, जब वो जिंदा थे, उन्होंने खिताब के दौरान कहा था कि हम फलस्तीन को नहीं छोड़ेंगे और ना ही अहले फलस्तीन को, चाहे दहशतगर्द कहो, जो चाहे बुलाओ और हमें हर कोने हर मैदान के अंदर मारते जाओ, हमारी अमवात होती जाए, इसके बावजूद हम फलस्तीन को नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने नहीं छोड़ा, वो फलस्तीन की खातिर उन्होंने जान जो है वो जाने आफरीन के हवाले कर दी। आप अंदाजा करें कि कल जिस तरह से उनका जो नमाज जनाजा था, उस वक्त इजराइल ने हिजबुल्लाह के सरबराह जो हसन नसरुल्लाह थे उन पर बमों की जो बारिश हुई थी उसकी वीडियो जारी कर दी है। और लिबनान बैरूत के अंदर जब हिजबुल्लाह सरबराह की नमाज जनाजा जो है वो अदा की जा रही थी तो एक अवाम का समंदर था। ईरानी वज़ीर खारजा समेत बड़ी तादाद के अंदर ईरान से लोगों की बैरूत आमद हुई और इजरायली जहाजों की बैरूत पर मुसलसल परवाजें जारी थी, जबकि बैरूत पर इजरायली F-35 जो जहाज थे, F-16 वो फ्लाई जो कर रहे थे वहां पर, और इजरायली इंतजामिया हुकूमत की जानिब से 4 जो F-35 जेट जो थे वो हसन नसरुल्लाह के जनाजे में शरीक लोगों को खौफजदा करने की कोशिश की चंद सेकंड बाद के खुसूसी मनाजर जो उन्होंने जारी किए। और यहां बाकायदा तौर पर
जो हिजबुल्लाह की जानिब से भी उनको वाज़े तौर पर वार्न किया गया और खबर जारी की गई और कहा गया कि अगर किसी किस्म का कोई भी एक सरप्राइज देने की कोशिश की जाती है तो ये जो 500 ड्रोन हैं वो बिल्कुल हमारी डायरेक्शन पे हैं और एक हॉटलाइन के ऊपर है, एक इशारे के ऊपर ये चल जाएंगे और पूरे का पूरा जो तल अबीब है उसको निशाने पे ले लेंगे। लेकिन अभी यहां पर जो 1 मिलियन से ज्यादा लेबनानी और पूरी दुनिया से जायरीन जो है वो हसन नसरुल्लाह की जो नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंचे, अलविदा करने के लिए पहुंचे। लेकिन दुनिया के आजाद लोग भी जिम्मेदारी कबूल करने और फिर आलमी जुल्म के खिलाफ हसन नसरुल्लाह की जदोजहद को, अपनी कोशिशों को दुगना करके और फिर मुस्तकबिल के अंदर मिलजुल कर जारी रखने का, इस मज़ाहमत को जारी रखने का और अमन कायम करने के लिए अपनी कोशिशों का अहद करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, देखिए इसराइल ने हिजबुल्लाह के रहनुमा के नमाज जनाजा में शिरकत करने वाले बड़े हुजूम पर अमरीकी लड़ाका तैयारों को धमकियां देने और उड़ाने की कोशिश की। जनाजे में 90 से जायद मुख्तलिफ ममालिक से 10 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की और इसराइल के तैयारों के ऊपर से उड़ान भरने के बाद हुजूम जो है, जब वो उड़ान भर रहा था तो नीचे मर्ग बर इसराइल के नारे जो है वो लगाए जा रहे थे। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त यहां पर जब ये सिनेरियो बना तो नेतन्याहू ने नए मुशरिक वुस्ता जो न्यू मिडल ईस्ट की बात की और ऐलान किया कि वो लेबनान के 5 निकात से पीछे नहीं हटेंगे और ना ही शाम के अंदर बफर जोन और माउंट हरमोन से वो पीछे हटेंगे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जो मैंने कहा ना कि इस वक्त जो गोलान हाइट्स की वापसी और फिर यहां पर एक नई लड़ाई, ये बुनियाद है, क्योंकि शाम के अंदर भी बफर जोन काम किए गए हैं, माउंट हरमोन के ऊपर जो है वो काबिज होकर बैठे हुए हैं। तो वो उसने मजीद क्या कहा, उसने कहा कि वो इस बात की भी तस्दीक करता है कि वो हयात तहरीरुल शाम या न्यू सीरियन आर्मी की अफवाज को दमिश्क के जनूब में दाखिल होने की इजाजत नहीं देगा। और जहां तक इजराइल के वजीर दिफा कार्स का ताल्लुक है, वो ऐलान करता है कि वो बेघर कैंप के मकीनों को मगरबी किनारे के अंदर अपने घरों को वापस जाने की इजाजत भी नहीं देगा। मतलब वो अपना आगे बढ़ते हुए दिखाई देना, और जहां पर एक जबरदस्त किस्म की रिटेलिएशन जो है वो आई और इजरायली वज़ीर आज़म ने जो नेतन्याहू है उसने जनूबी शाम की मुकम्मल तौर पर गैर फौजी कार्रवाई का मुतालबा किया कि इसको मुकम्मल तौर पर गैर फौजी इलाका बना दिया जाए, यहां पर किसी किस्म के आपके फौजी नहीं होने चाहिए। लेकिन यहां पर आगे रिटेलिएशन आई और रेसिस्टेंस जो है उसकी जानिब से हमले भी जारी हैं और एक नई लड़ाई यहां पर शुरू होती दिखाई दे रही है। और फिर नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल नई हुकूमती अफवाज को दारुल हुकूमत दमिश्क के जनूब में तैनात करने की इजाजत नहीं देगा। और फिर अभी यहां पर जो है वो नेतन्याहू की जानिब से धमकी भी दी गई और कहा कि हम किसी भी लम्हे भारी लड़ाई के अंदर वापस आने के लिए तैयार हैं और ऑपरेशनल प्लान जो है वो पहले ही तैयार है। हम जंग के अहदाफ हासिल करेंगे और ये मुज़ाकरात या फिर दीगर रसायज से हासिल किया जा सकता है। जंग के आगाज से ही हमने इसे खत्म करने के लिए जो शराइत रखी थी वो वाज़ेह थी और इनमें कोई तब्दीली नहीं आई और हमास गजा पर कंट्रोल नहीं करेगी। इसे गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा और इसकी लड़ने वाली जो अफवाज को खत्म कर दिया जाएगा। एक तरफ तो वो मामला है, लेकिन यहां जो सीरियन अल मायादीन की जानिब से रिपोर्ट किया गया, बताया गया कि सीरियंस डिमांड एंड्स ऑफ इजरायली ऑक्यूपेशन, लिबरेशन ऑफ गोलान हाइट्स, मतलब गोलान हाइट्स को आजाद करने के लिए जो इजराइल का वहां पर तसल्लुत है उसको तोड़ना होगा। और ये सीरियन जो है वो डिमांड कर रहे हैं, जिसमें द पीपल ऑफ सीरियाज कोनेत्रा आर कॉलिंग फॉर द सीसेशन ऑफ द इजरायली लैंड ग्रैब्स एंड द लिबरेशन ऑफ द ऑक्युपाइड गोलान हाइट्स। मतलब जो गोलान हाइट्स है उसके ऊपर जो तसल्लुत जमाया गया है उसके लिए, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है वो मैदान में आ रही है, वो लड़ाई भी कर रही है, उसके ऊपर हमले जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये एक नया मुहाज जो कि शाम के फ्रंट के ऊपर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अभी वो फलस्तीन का मुहाज बंद नहीं हुआ, वो क्लोज नहीं हुआ। और दूसरी जानिब जो इस वक्त आप बात करें लेबनान है वो भी रेडीनेस के ऊपर है, मिस्र है, उर्दन है और फिर ईरान जो है वो तैयार बैठा है। आप अंदाजा करें कि इस वक्त ईरान की जानिब से जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, उन्होंने तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ट्री का ऐलान भी कर दिया है, जबकि इस वक्त जो आयतुल्लाह सैयद हसन आमिली हैं उनकी जानिब से कहा गया कि ट्रंप जो है वो जो भी फैसला करे इस वक्त मिडल ईस्ट जो है वो हम उसका फैसला करेंगे। और बाकायदा तौर पर आप अंदाजा करें कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो सरगेई लारोव है वो आज टर्किया के दौरे पे हैं और कल वो ईरान पहुंचेंगे और ये एक न्यू मिडल ईस्ट की बुनियाद रखने के लिए एफर्ट्स हो रही हैं और पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो इस वक्त इजराइल है जो शाम से और इस मुकम्मल तौर पर मिडल ईस्ट से जो इस वक्त इनको निकालने के लिए इस वक्त यूं कह लें कि रशिया को, चाइना को, ईरान को इस अपने उसका जो वहां पर एक पावर है उसको निकालने के लिए पूरी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से जो एक स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की जानिब से खबर जारी की गई और बताया गया कि योआव केसिच
education minister of Israeli regime, Iran must complete and hand over its nuclear program like Libya did. मतलब उसने जो इनका एजुकेशन मिनिस्टर है उसकी जानिब से बताया गया, इजरायली एजुकेशन मिनिस्टर की जानिब से कहा गया कि ईरान को मुकम्मल तौर पर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हैंड ओवर करना होगा जिस तरह से लीबिया ने किया। लेकिन यहां जो एक सरप्राइजिंगली आगे से जवाब सामने आया है और जेरूसलम पोस्ट की जानिब से रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि थर्ड IRGC कमांडर इन अ वीक थ्रेटन्स टू डिस्ट्रॉय इजराइल एज ईरान रैंप्स अप मिसाइल प्रोडक्शन। मतलब उसने वाज़ेह तौर पर बताया कि जो तीसरा IRG का कमांडर है उसकी जानिब से थ्रेट किया गया कि इसराइल को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, जैसे ईरान ने अपने मिसाइल प्रोडक्शन जो है वो हाई किए। और इन्होंने तो यहां तक बताया था कि अगर 2 साल तक हर हफ्ते के अंदर एक मिसाइल सिटी जो है वो उसकी रूनुमाई की जाए तो 2 साल तक ये जो है वो सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन इनके मिसाइल सिटी खत्म नहीं होंगे। लेकिन इसके बाद पैनिक अमंग इजराइल ओवर पॉसिबल लॉन्च ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, द जेरूसलम पोस्ट रिपोर्टेड। मतलब जो इस वक्त मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो है वो लॉन्च होने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और थर्ड IRGC कमांडर की जानिब से बाकायदा तौर पर इसराइल को डिस्ट्रॉय करने के हवाले से ये थ्रेटन किया गया, धमकी दी गई है। लेकिन अभी जो मेजर जनरल इस्लामी है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर कहा गया कि सहूनी शहरी अपने कमांडर्स के वादों से ज्यादा नसरुल्लाह के वादों पर यकीन रखते थे और सिपाही पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन की जो याद के अंदर मुनक्किदा तकरीब में कहा कि वो हाजी कासिम और फिर ना सिर्फ ये बल्कि सैयद हसन और दीगर कमांडरों की कोशिशों के बदौलत हिजबुल्लाह ने जो अपना असर और रसूख बढ़ाया है हम उसको आगे लेकर चलेंगे और उनकी सपोर्ट में यहां पर हम खड़े हैं। और फिर सैयद हसन अरब दुनिया की एक मुमताज शख्सियत थे, एक ऐसी शख्सियत जिनकी सलाहियतों को इनके दुश्मन भी तस्लीम करते हैं और इसके स्ट्रेटेजिक हिसाबात लिबनान से बहुत आगे तक फैले हुए थे और इसने पूरे खित्ते को मुतासिर किया और इसने हमेशा अपने अकायद के मुताबिक अमल किया और वो एक ऐसा आदमी था जिसने अपने वादों को पूरी तरह से निभाया है। मतलब उन्होंने कहा कि अब जिस तरह से इन्होंने हमारे ऊपर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर आंख रखी हुई है इसका जवाब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से दिया जाएगा और वो किसी वक्त भी इसको लेकर हमला कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक पैनिक है जो कि मिडिल ईस्ट को एक नई आग में झोंकने के मुतरादिफ और किसी वक्त भी हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है और ये इस वक्त रशिया की जो जंग है जो इस वक्त यूं कह लें कि रूस तारीखी जीत के बिल्कुल करीब है क्योंकि अमेरिका इस जंग को खत्म करने की बात कर रहा है। और यहां पर ज़ेलेंस्की ने कहा, ज़ेलेंस्की स्टेटेड दैट ही इज विलिंग टू गिव अप हिज प्रेसिडेंसी फॉर पीस इन यूक्रेन। उसने कहा कि वो अपनी प्रेसिडेंसी जो है उससे वो दस्तबरदार होने के लिए रिजाइन देने के लिए तैयार है सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन में पीस के लिए। On February 23rd, Zelensky said that he is willing to give up his presidency for peace in Ukraine and could exchange it for NATO's support or membership. उसने कहा कि 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो यूक्रेन में अमन के लिए वो प्रेसिडेंसी से मुस्ताफी होने के लिए तैयार है और फिर दूसरा जो नाटो के अंदर नाटो की सपोर्ट और नाटो के अंदर मेंबरशिप की जो एक्सचेंज डील है उसके अगर आप ये करते हैं तो वो इस तमाम तर जो मामलात के लिए तैयार है। लेकिन टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है उसने कहा कि वो मुस्ताफी होने के लिए तैयार है अगर ये यूक्रेन के लिए अमन की जमानत देते हैं या फिर नाटो में मुल्क की रुकनीत हासिल कर लेते हैं। इसका मतलब यूक्रेन के लिए अमन है। अगर आपको वाकई मुझे अपना ओहदा छोड़ने की जरूरत है तो मैं तैयार हूं और मैं नाटो के लिए तजारत कर सकता हूं और डील कर सकता हूं। यूक्रेन मुज़ाकरात पर पेंटागन के जो सरबराह हैं हैक्सेट, उसकी जानिब से कहा गया कि आज हम पहले से कहीं ज्यादा अमन के करीब है और मैं इन मुकालमों का राजदार था, बड़ी पेशरफ्त हो रही है, इसलिए ज़ेलेंस्की को मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए क्योंकि यह इक्तसादी शराकतदारी इनके मुल्क के लिए अहम है। ट्रंप अमन चाहता है और ऐसा करने के लिए हमें रूस के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ, उसके मुंतखब करदा मुज़ाकरातकारों के साथ आमने सामने मिलने की जरूरत है और मुश्किल चीजों पर तबादला ख्याल करना होगा। जबकि सलामती की जमानत 2014 की सरहदें नाटो कैसी होंगी ये यूक्रेन के साथ भी ऐसा ही है और यानी वहां खड़े होकर यह कहना कि कोई बुरा है, कोई डिक्टेटर है, किसने हमला किया किसने नहीं किया, बेकार है और ज्यादा नतीजाखेज नहीं है। इसलिए अब सदर पुतिन जो कि वो उसने एक बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि एक स्टेटमेंट जिसने यूरोप की तमाम तर जो एक बयानबाजी थी, जो प्रोपेगेंडा था, उसको खाक कर दिया। किस तरह से वो जनाब वाला यह है कि पुतिन ने कहा कि हमारे बारे में जो कहा जा रहा है कि हम यूक्रेन के बाद यूरोप पर हमला कर देंगे और वो सरासर बकवास है, वो झूठ है।
ये सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों से पैसा बटोरने का ड्रामाई हरबा है। ये इनकी गिरती हुई मैशियतों और गिरते हुए मयार जिंदगी के तनाजुर में ये सब कुछ हो रहा है। तो ये जनाब वाला इस वक्त के हालात हैं। ये इस वक्त कुछ आम तरीन अपडेट्स मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।